हेडिंग डाल दो। आज के लिए हो सकता है मैं लास्ट क्लास में हेडिंग डलवाया हो, तो तुम्हें हेडिंग डालना है आईसी की प्रवणता। प्रवणता का मतलब सिंपल भाषा में होता है ढलान, मतलब स्लोप। तो तुम लिख सकते हो इंडिफरेंस कर्व का ढलान। आईसी की प्रवणता का मतलब है इंडिफरेंस कर्व का ढलान, ठीक है। और ध्यान रखना इसका जो स्लोप होता है, इसका जो ढलान होता है अनादिमान वक्र का, उसका भी एक पर्टिकुलर नेम होता है। हाँ, इसको किस नाम से जाना जाता है, अनादिमान वक्र के ढलान को किस नाम से जाना जाता है वो मैं अभी बता दूंगा। पहले थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं फिर देखते हैं। एक्स और वाई, और मैंने कुछ बिंदु ले लिए अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 6, और कुछ बिंदु ले लिए यहां से 1 2 3 4 5 6, और अनादिमान वक्र बना दिया सिर्फ एक दो कॉम्बिनेशन के बेस पर, ठीक है। 1 पर था 7, 1 पर 7 तक ले रखा है इसमें टेबल में, तो हम एक पॉइंट और ले लेते हैं 7। 1 पर 7 और लास्ट ले रखा है 1 6 पर 1, ठीक है। तो इन पॉइंटों को प्लॉट कर रहा हूं मैं। तो ऊपर 5, ये वाला पॉइंट, और 3 पर है तुम्हारा 3 पर 3, इस तरह से 4 पर और 5 पर। तो इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूं रफली। तो तुम देख सकते हो मैंने अनादिमान वक्र बनाया है सिर्फ कुछ पॉइंटों को प्लॉट करके, और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं ढलान। अनादिमान वक्र का मैं क्या दर्शाना चाहता हूं, ढलान। ढलान के बारे में मुझे बताना है। तो देखो उसके लिए सभी पॉइंटों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं 2 पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं। एक तो ये वाला पॉइंट ए, और एक पॉइंट में दिखाने की कोशिश करता हूं बी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सिर्फ इन दो की जरूरत है मुझे, वो इन दो से समझ में आ जाएगा। सिर्फ मुझे कौन से 2 पॉइंट प्लॉट करने थे, ए और बी। आप देखो इन 2 पॉइंटों की हेल्प से मुझे कैसे दिखाना है। अब इधर देखो बोर्ड पर, तो मैं नीचे मालूम है ना, मैंने यहाँ पर तो बताई है वस्तु x। यहाँ पर मैंने कौन सी वस्तु ले रखी है, वस्तु x, और y एक्सिस पर कौन सी वस्तु ले रखी है, वस्तु y। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर तो वो x की इकाइयों को दर्शा रहा है, और यहाँ पर y की इकाइयों को दर्शा रहा है। अब जरा बोर्ड पर देखो, इस वाले कॉम्बिनेशन पर जरा गौर करो। a पर मुझे बताओ a कॉम्बिनेशन पर x की उसने कितनी इकाइयां खरीदी है। देखो a कॉम्बिनेशन पर x की उसने, देखो नीचे आई ये x की कितनी इकाइयां खरीद रखी है, 2, और a पर ही y की कितनी इकाइयां खरीदी है, 5। मतलब वो a एक ऐसा संयोग है, ए बिंदु एक ऐसा संयोग है जब वो x की सिर्फ 2 इकाइयों को खरीद रहा है और उनका उपभोग कर रहा है, और y की 5 इकाइयों को खरीद रहा है और उनका उपभोग कर रहा है। लेकिन अब जरा b बिंदु को देखो, b पर उसने x की कितनी खरीदी है, 3, और देखो b पर y की भी कितनी खरीदी है, 3। इस बिंदु पर उसने x और y की एक समान खरीदी है, x की भी 3 खरीदी है और y की भी 3 खरीदी है। और देखो देखना कितना आसान है, b के नीचे देखो यहाँ पर x की 3 थी, और यहाँ पर देखो यहाँ पर y की भी 3 थी, इस तरह से नीचे 3 और ये भी 3। तो b के लिए इसने 3, ठीक है, और a के लिए 2 और 5। अब जरा आप देखो, अगर वो a बिंदु से b की तरफ जाता है, बोर्ड पर देखना, मुझे ढलान बताना है, तो ढलान के लिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मुझे बिंदु a से b की तरफ जाना है, तो मुझे बताओ a से जब वो b की तरफ जाएगा,
अगर ए बिंदु से बी की तरफ जाएगा तो नीचे देखो, इसका मतलब ये हुआ ना कि वो 2 से 3 की तरफ चला गया। पहले x की कितनी इकाइयां खरीद रहा था 2, और अब वो x की कितनी इकाइयां खरीदेगा 3। इसका मतलब x की इकाइयों में कुछ परिवर्तन हुआ है ना। पहले उसने 2 इकाइयां खरीदी और अब कितनी खरीदेगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का चेंज है उसको मैं किससे दिखाऊंगा, डेल्टा x से। डेल्टा x का मतलब होता है x में परिवर्तन। देखो पहले उसने x की 2 इकाइयां खरीदी थी और अब वो x की 3 इकाइयां खरीद रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने x की इकाइयों में कुछ परिवर्तन करा है। और कितना परिवर्तन करा है, देखो 2 से 3 कर दिया। उसने x की इकाइयों में सिर्फ कितनी इकाइयों का परिवर्तन करा है, 1 का। देखो 2 से 3 का मतलब है सिर्फ 1 इकाई ही तो बढ़ाई, तो डेल्टा x कितना आ जाएगा 1। मतलब x का परिवर्तन कितनी इकाइयों का है, 1 का। अब जरा y में देखो, देखो जब वो a से b की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। इसका मतलब ये हुआ पहले तो वो कंज्यूम कर रहा था 5 इकाइयां, पहले वो उपभोक्ता 5 इकाइयों को उपभोग कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ कितनी इकाइयों को उपभोग कर रहा है, 3। इसका मतलब ये हुआ उसने y की कुछ इकाइयां कम कर दी हैं। मतलब y की इकाइयों में भी क्या करा है उस बंदे ने, परिवर्तन करा है कुछ। उसने y की इकाइयों में भी कुछ परिवर्तन कर दिया है। और देखो y का जो परिवर्तन है उसको मैं दिखाऊंगा डेल्टा y से। इसको बोला जाता है डेल्टा। और y का मतलब y, तो यानी कि y का परिवर्तन। तो मुझे बताओ 5 से 3 कर दिया, क्या इकाइयां बढ़ाई है कम करी है? इकाइयां उसने क्या करी है, कम। तुम देख सकते हो जब वो a से b पर आया है तो y की इकाई पहले 5 थी और अब वो उपभोग कर रहा है 3। इसका मतलब उसने कम करी है। और कितनी कम करी है, 5 से 3 कर दी, इसका मतलब 2 कम कर दी। तो डेल्टा y का मतलब है -2। ठीक है, अब देखो इसके ढलान का फॉर्मूला क्या होता है। ढलान का फॉर्मूला बहुत आसान है। डेल्टा y तो आता है ऊपर, अगर हमें ढलान निकालना है तो ढलान के लिए डेल्टा y तो आता है ऊपर और डेल्टा x आता है नीचे। मतलब y का परिवर्तन तो आएगा ऊपर और x का परिवर्तन आएगा नीचे। अब मुझे बताओ y का परिवर्तन कितने का था, y का परिवर्तन था -2 का। y में कितने यूनिट का परिवर्तन हो रहा था, सिर्फ 2 का। और x में कितने का परिवर्तन हो रहा था, देखो अभी तक लिखा हुआ है x का परिवर्तन था सिर्फ 1 इकाई का, तो नीचे आएगा यहाँ पर 1। अब देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। क्वेश्चन आता है, टेबल दे देगा वो बनी हुई और वो तुमसे पूछेगा ढलान निकालो। तो ढलान निकालने के बाद वो ये भी बोलेगा कि ढलान को समझाइए कि इसका क्या अभिप्राय है। तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब जो ढलान निकलेगा एंड में जो प्रवणता निकलेगी उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। देखो इसका मतलब ये, तुम्हें इतना तो मालूम हो ही गया है कि नीचे वाला परिवर्तन कौन सी वस्तु का है, वस्तु x का, और ऊपर वाला परिवर्तन कौन सी वस्तु का है, वस्तु y का। इसका मतलब ये हुआ कि x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए, ध्यान रखना हमेशा नीचे वाले की बात करेंगे, x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए उसे y की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, 2 इकाइयों का। ध्यान से देखो यही तो हो रहा था, x की तो बढ़ रही थी और y की क्या हो रही थी, कम। y की देखो उसने 5 से कितनी कर दी, 3, और x की 2 से कितनी कर दी, 3। मतलब ये हुआ कि उसने x की सिर्फ 1 इकाई बढ़ाने के लिए, देखो x की सिर्फ 1 इकाई बढ़ाने के लिए y की कितनी इकाइयां छोड़ दी, 2 इकाइयां छोड़ दी। x की देखो 1 इकाई बढ़ाने के लिए y की कितनी इकाइयों को छोड़ दिया उसने, 2 इकाइयों को। और ये उसका आ जाएगा ढलान। अब एक एक्सप्लेनेशन और देखो, अब इसको भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। x की 3 इकाइयों को बढ़ाने के लिए हमेशा नीचे वालों को बढ़ाया जाता है। x की 3 इकाइयों को बढ़ाने के लिए वो y की कितनी इकाइयां छोड़ेगा, 2 इकाइयां। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन, अगर ढलान ये आता तो क्या होता, x की 3 इकाइयों को बढ़ाने के लिए उसे y की कितनी इकाइयां छोड़नी पड़ेंगी, सिर्फ 1 इकाई। तो अच्छा सो रहा है, y की 1 छोड़कर उसे x की कितनी मिल जाएंगी, 3 मिल जाएंगी। यहाँ पर तो गलत सो रहा है। देखो x की 1 मिलेगी और जब मिलेगी जब उसको y की कितनी छोड़ेगा, 2 इकाइयां छोड़ेगा। खैर ढलान जो भी हो, हमें तो एक्सप्लेन करने से मतलब है। तो इसका ढलान आ जाता है ये। इसका मतलब ये हुआ कि x की उसने 2 इकाइयों को छोड़ दिया है ना,
ये तो मतलब हुआ x की नहीं सॉरी y की, उसने y की 2 इकाइयों को छोड़ दिया और x की कितनी इकाइयों को बढ़ा लिया, सिर्फ 1 इकाई को। देखो y की 2 इकाइयों को छोड़कर उसने x की 1 इकाई बना ली, इसका मतलब ये हुआ ना उसने अपनी y की 2 इकाइयों को किसमें कन्वर्ट कर लिया, x की 1 इकाई में। उसने y की 2 इकाइयों को किसमें परिवर्तित कर लिया, x की 1 इकाई में। इसका मतलब इस ढलान को ये भी कहा जाता है सीमांत प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन का मतलब होता है उसने एक की जगह दूसरे को प्रतिस्थापन कर लिया, एक की जगह दूसरी इकाई को स्थापित कर लिया। देखो पहले वो 2y का इस्तेमाल कर रहा था, अब वो 2y की वस्तुओं का इस्तेमाल की बजाय वो एक लेगा x की सिर्फ, ठीक है। इसलिए इसके ढलान को इस नाम से भी जाना जाता है जो भी मैंने बताया था, सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले वीडियो पोस्ट करके डायग्राम वगैरह बना लेना। हाँ उसके बाद डायग्राम के बाद लिखना नोट में फर्स्ट पॉइंट, डायग्राम के नीचे लिखो, डायग्राम के नीचे जो तुम्हें लिखना है फर्स्ट पॉइंट में पहले तो ये कॉपी कर लो, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट जिसको मैंने अलाइन कर दिया है, ठीक है। हाँ जब ये कर लो तो उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना नोट के अंदर। हाँ नोट के अंदर सेकंड पॉइंट लिखो, ये जो मैंने स्लोप के बारे में बताया था ना कि इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखो x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए उसे y की कितनी इकाइयां छोड़नी पड़ी, 2। मतलब नीचे वाली बढ़ाने के लिए उसे ऊपर वाली कितनी छोड़नी पड़ी। अब मुझे बताओ अगर ऊपर होता 10 और नीचे होता 50 तो इसका मतलब ये हुआ ना x की 50 बढ़ाने के लिए, नीचे वाली 50 बढ़ाने के लिए उसे ऊपर वाली कितनी छोड़नी पड़ेगी, 10 छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एक्सप्लेनेशन लिखो नोट के अंदर सेकंड पॉइंट में। तो लिखो उपरोक्त ढलान के अनुसार, मतलब जो ढलान अभी हमने निकाला है उसके अनुसार, उपरोक्त का मतलब जो ऊपर बताया गया है, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है उपरोक्त कैसे लिखते हैं वो देख लो। उपरोक्त ढलान के अनुसार उपभोक्ता को, उपरोक्त ढलान के अनुसार उपभोक्ता को वस्तु x की 1 इकाई के लिए, उपभोक्ता को वस्तु x की 1 इकाई के लिए, वस्तु x की 1 इकाई के लिए वस्तु y की, वस्तु y की 2 इकाइयों को, वस्तु y की 2 इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा, वस्तु y की 2 इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा। तो तुम समझ सकते हो नीचे वाली इकाई बढ़ाने के लिए उस बंदे को ऊपर वाली इकाइयां छोड़नी पड़ती है। ऐसे समझो x और y में ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ऐसे समझोगे तो ज्यादा याद रहेगा। नीचे वाली बढ़ाने के लिए ऊपर वाली को कितनी छोड़ रहा है, अब तुम इसमें कहीं पे भी फिट कर सकते हो। मान लो 4/9 है, सपोज ढलान आया है 4/9 क्योंकि आ सकता है, तो तुम देखो नीचे वाली 9 बढ़ाने के लिए उसे ऊपर वाली कितनी छोड़नी पड़ेगी, 4। तो अच्छा सौदा है ना, 4 छोड़कर उसे 9 मिल जाएंगी, ये अच्छा सौदा नहीं है। 1 बढ़ाने के चक्कर में उसे 2 देनी पड़ेगी, है ना। तो फिर भी एक्सप्लेन करना तो है। हाँ नेक्स्ट टॉपिक है ढलान के बाद। तो ध्यान रखना जब हम 1, 2 या 3 अनादिमान वक्र एक साथ बना देते हैं, जब किसी मानचित्र के, जब किसी ग्राफ के अंदर हम 1, 1, 2, 2 अनादिमान वक्र एक साथ बना देते हैं, मतलब 3, 4 बना देते हैं, तब वो अनादिमान वक्र का कलेक्शन कहलाता है, जिसको हम कहते हैं अनादिमान मानचित्र। अनादिमान
मानचित्र। तो मानचित्र का मतलब है एक से ज्यादा अनादिमान वक्र। जब एक से ज्यादा अनादिमान वक्र होते हैं तो इतने सारे ग्रुप को क्या कहा जाता है? अनादिमान मानचित्र। ठीक है, तो यही तो मैं नेक्स्ट हेडिंग डालना है। हाँ, हेडिंग डाल दो, अनादिमान मानचित्र। अनादिमान मानचित्र। तो देखो डायग्राम इसका बहुत आसान है, ये तो मैंने रफली बनाया था। वैसे इसको थोड़ा सा नेम वगैरह दे दो, ये फिर बन सकता है। ये तुम्हारा y एक्सिस 0, x एक्सिस और चार ही बोलते हैं जैसे कि मैंने पहले बना रखे हैं, IC1, IC2, IC3 और IC4। तो पहले ये डायग्राम बना लो। देखो मैंने कितने अनादिमान वक्र बना रखे हैं, चार, और जरूरी नहीं चार ही हो, बस फर्क ये कि एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे तुम एक से ज्यादा अनादिमान वक्र बनाओगे तब वो कहलाएगा अनादिमान मानचित्र। ठीक है, तो पहले ये ड्रॉ कर लो, फिर लिखना परिभाषा। फर्स्ट पॉइंट में अनादिमान मानचित्र की क्या लिखनी है तुम्हें? परिभाषा। तो परिभाषा लिखो, इसमें उपभोक्ता के, अनादिमान वक्रों को, अनादिमान वक्रों मतलब बहुत सारे वक्र हैं, एक वक्र नहीं है। क्योंकि तुम खुद सोचो, जब हम अनादिमान वक्र की बात करते हैं तो जरूरी थोड़ी ना संतुष्टि का स्तर वही रहेगा। संतुष्टि कभी कभी बढ़ती और कभी कभी कम होती रहती है, तो अनादिमान वक्र भी बदल जाएगा। ठीक है, इसमें उपभोक्ता के अनादिमान वक्रों को दर्शाया जाता है। इसमें उपभोक्ता के अनादिमान वक्रों को दर्शाया जाता है। अनादिमान वक्रों को दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे अनादिमान वक्र दाईं ओर बढ़ेगा, मतलब अनादिमान वक्र जितना ऊंचा होता जाएगा उसका संतुष्टि का स्तर भी उतना ही ऊंचा होता जाएगा। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना हायर सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जितना लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना कम सेटिस्फेक्शन करेगा। इस बात को भी मैं साबित कर दूंगा, लेकिन पहले इस बात को लिख लो। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है प्रूफ करने के लिए। ऊंचा अनादिमान वक्र ज्यादा संतुष्टि को दर्शाता है, कैसे? समझाइए। कई बार 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आया है कि ऊंचा अनादिमान वक्र ज्यादा संतुष्टि को दिखाता है, समझाइए। 4 या 3 नंबर में। तो सेकंड पॉइंट लिखो पहले परिभाषा के बाद। हाँ, सेकंड पॉइंट में लिखो, ऊंचे अनादिमान वक्र हमेशा, ऊंचे अनादिमान वक्र हमेशा अधिक संतुष्टि को दर्शाते हैं। ऊंचे अनादिमान वक्र हमेशा, ऊंचे अनादिमान वक्र हमेशा अधिक संतुष्टि को दर्शाते हैं। अधिक संतुष्टि को दर्शाते हैं। दूसरी बात के बाद लिखना तीसरी। हाँ, सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखवाया उस पे टिक कर लेना, और जो थर्ड लिखवा रहा हूं उस पे भी टिक कर लेना। तीसरे पॉइंट पर भी सेपरेट क्वेश्चन आ चुका है कई बार। एक बात ध्यान रखना, दो अनादिमान वक्र एक दूसरे के समांतर तो हो सकते हैं, दो अनादिमान वक्र एक दूसरे के समांतर तो हो सकते हैं, लेकिन दो अनादिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। दो अनादिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसको भी एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों नहीं काट सकते, समझाइए। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। 3 या 4 नंबर में आया हुआ है, मेरे पास उसका प्रॉपर आंसर भी है। ठीक है, तो पहले इस बात को लिख लो। हाँ, इसको लिखना नंबर 3 में लिखो, दो अनादिमान वक्र कभी भी, दो अनादिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को
दो अनादिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, अब मैं पहले उस बात को एक्सप्लेन करूंगा कि ऊंचा अनादिमान वक्र अधिक संतुष्टि को कैसे दर्शाता है, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ऊंचा अनादिमान वक्र ज्यादा संतुष्टि क्यों दर्शाता है और कैसे। तो एक सब हेडिंग बना देना, तुम्हें भी ध्यान रहे उसके लिए बना देना, ये लिख देना ऊंचे अनादिमान वक्र। इसका मतलब समझ जाना कि मैं इसके अंदर कौन सा टॉपिक समझा रहा हूं। ऊंचे अनादिमान वक्र, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है जो पहले लिखी थी, सिर्फ इतना लिख दो ऊंचे अनादिमान वक्र, उसी से समझ में आ जाएगा। तो पहले रुक के थोड़ा डायग्राम बना लो, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने एक टॉपिक पहले पढ़ा दिया है, एक दिष्ट अधिमान। एक दिष्ट अधिमान मैंने बताया था, ऐसा अधिमान होता है जो ये कहता है कि जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगी, संतुष्टि। अनादिमान वक्र इसी धारणा के ऊपर आधारित है कि किसी वस्तु की जब हम ज्यादा इकाइयों का उपयोग करते हैं तो संतुष्टि का स्तर भी उतना ही ज्यादा मिलता है। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास ए कॉम्बिनेशन है 2,3 और बी कॉम्बिनेशन है 5,10, तो बताओ उस बंदे ने एक्स की भी इकाइयों को बढ़ाया है और वाई की भी इकाइयों को बढ़ाया, तो बताओ कौन सी संतुष्टि ज्यादा देगा तुम्हें, ये वाला संयोग या ये वाला संयोग। अभी मैंने बताया था अनादिमान वक्र के अंदर जो धारणा, जो मान्यता है वो है एक दिष्ट अधिमान। एक दिष्ट अधिमान का मतलब होता है कि जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगी, संतुष्टि। तो देखो उस बंदे ने एक्स की भी ज्यादा इकाइयों का उपयोग कर रहा है और वाई की भी ज्यादा इकाइयों का उपयोग कर रहा है। पहले कर रहा था 2, अब कर रहा है 5, पहले कर रहा था 3, अब कर रहा है 10। तो जितनी ज्यादा इकाइयों का उपयोग करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें क्या मिलने वाली है, उस उपयोग से संतुष्टि। तो उसकी संतुष्टि का स्तर इस वाले बिंदु पर ज्यादा होगा और इस वाले बिंदु पर कम होगा। तो मैं दिख रहे होंगे, मैंने 2 डायग्राम बना रखे हैं अनादिमान वक्र के, और मैंने 2 बिंदु भी दिखाए दोनों अनादिमान वक्र पर। अब जरा ध्यान से देखो, इधर थोड़ा सा बिंदुओं में ठीक कर लेना, ये 5 की जगह 4 है और ये भी। और इस वाले बिंदु को भी ठीक कर लेना, पॉइंट थोड़े से गड़बड़ हो गए, ये है 2 और ये है तुम्हारा 4, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, उस करेक्शन को ठीक कर लेना, बिंदुओं में थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब ध्यान से देखो, अब 2 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं, मुझे बताओ दोनों बिंदुओं पर क्या y की इकाइयों में परिवर्तन हो रहा है। y की इकाइयों का मतलब ये वाली इकाइयां होती हैं, y की इकाइयां ये होती हैं। तो देखो पहले y की इकाई कितनी थी, 4,
और अब भी y की इकाइयां कितनी है 4, तो y की इकाइयों में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन ध्यान से देखो पहले x की इकाइयां कितनी थी, माप करके देख सकते हो नीचे कितनी आ रही है x की इकाइयां 2, और इस वाले अनादिमान वक्र पर x की इकाइयां कितनी आ रही है 4। इसका मतलब ये हुआ ना कि ज्यादा संतुष्टि तुम्हें कौन से वाले बिंदु से मिलेगी, बताओ a बिंदु से या b बिंदु से। संतुष्टि का स्तर तुम्हारा ज्यादा होगा इस वाले अनादिमान वक्र पर, क्योंकि ये वाला बिंदु तो इसी अनादिमान वक्र के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें b से मिलने वाली संतुष्टि a के मुकाबले ज्यादा मिलेगी, तुम्हें b बिंदु से संतुष्टि ज्यादा मिलेगी और a बिंदु से संतुष्टि कम मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ ऊंचे अनादिमान वक्र से ज्यादा मिलेगी और निचले अनादिमान वक्र से तुम्हें संतुष्टि का स्तर थोड़ा सा कम मिलेगा। अब तुम समझ रहे हो मैंने कौन सी अधिमान लगाई होगी, मैंने इसके अंदर भी वही वाली धारणा लगा दी ना, एक दृष्ट अधिमान। एक दृष्ट अधिमान ये तो कहता है कि किसी वस्तु की इकाइयों का अगर ज्यादा उपयोग करोगे तो तुम्हें संतुष्टि का स्तर भी ज्यादा मिलेगा। अब तुम इस बात को एक्सप्लेन भी कर लिया। देखो ये बिंदु पड़ रहा था पहले वाले अनादिमान वक्र पर जो कि नीचे था, और ये वाला बिंदु पड़ रहा है दूसरे अनादिमान वक्र पर जो कि ऊंचा है, तो इससे जो संतुष्टि का स्तर मिलेगा वो भी हायर होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेना वीडियो पॉज करके। अब इसी एक्सप्लेनेशन को तुम्हें लिखना है, तो नोट के अंदर लिखना फर्स्ट पॉइंट लिखो, बिंदु बी से हमने y की 4 इकाइयों का, बिंदु B से हमने y की 4 इकाइयों का तथा x की, तुम देख सकते हो बोर्ड पर y की कितनी इकाइयां मैंने उपयोग करी है 4, और x की कितनी इकाइयां उपयोग करी है वो भी 4। ठीक है, y की 4 इकाइयों का कोमा तथा x की भी 4 इकाइयों का उपयोग किया है। बिंदु B से हमने y की 4 इकाइयों का, y की 4 इकाइयों का तथा x की भी 4 इकाइयों का उपयोग किया है। 4 इकाइयों का उपयोग किया है, जबकि बिंदु A में अब देखो बिंदु A में, जबकि बिंदु A में वस्तु y की 4 इकाइयां हैं। बिंदु A में भी वस्तु y की कितनी इकाइयां थी 4, जबकि बिंदु A में वस्तु y की 4 इकाइयां हैं तथा वस्तु x की भी, ये भी वर्ड हटा देना, भी वाला वर्ड रहने देना, सिर्फ इतना लिखना, तथा वस्तु x की 2 इकाइयां हैं। तुम देख सकते हो A बिंदु के अंदर वस्तु x की कितनी इकाइयां हैं, सिर्फ 2, वस्तु x की 2 इकाइयां हैं। तो मुझे बताओ y में कोई गड़बड़ है, y में तो कोई दिक्कत नहीं है, y में यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, दिक्कत है x की इकाइयों में। x की इकाइयां A बिंदु में कम है और B बिंदु में ज्यादा है, तो संतुष्टि का स्तर भी कौन से बिंदु में ज्यादा होगा, B में, जिसमें जितनी ज्यादा इकाइयां होगी उतना ही उसका संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा। अब नोट के अंदर ही लिखना नंबर 2, सेकंड पॉइंट लिखना नोट के अंदर ही लिखो, अतः बिंदु B वस्तु x की, अतः बिंदु B में वस्तु x की अधिक इकाइयों का, वस्तु x की अधिक इकाइयों का उपयोग किया गया है, वस्तु x की अधिक इकाइयों का उपयोग किया गया है, वस्तु x की अधिक इकाइयों का
उपयोग किया गया है तथा इस प्रकार बिंदु B से मिलने वाली संतुष्टि भी बिंदु B से मिलने वाली संतुष्टि भी बिंदु B से मिलने वाली संतुष्टि भी अधिक होगी। बिंदु B ऊंचे अनादिमान वक्र पर स्थित है। बिंदु B तुम देख सकते हो फिगर के अंदर, बिंदु B कौन से इंडिफरेंस कर्व पर है, पहले या दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर। बिंदु B ऊंचे अनादिमान वक्र पर स्थित है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऊंचा अनादिमान वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को दर्शाता है। ऊंचा अनादिमान वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को दर्शाता है। ऊंचा अनादिमान वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को दर्शाता है। ठीक है, तो 3 नंबर या 4 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो डायग्राम के साथ तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये तो हुआ कि ऊंचा अनादिमान वक्र जितना ऊंचा होगा उतनी ज्यादा संतुष्टि का स्तर मिलेगा। अब देखते हैं कि दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कंपार्टमेंट में कई बार आ चुका है। तो इसके लिए एक सब हेडिंग बना देना, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लो, आईसी नहीं काटते हैं, मतलब रफली लिख लो ये हेडिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, रफली लिख लो, वैसे तो मैंने इसके बारे में पहले एक लाइन लिखवा दी है पूरी, बस इतना लिख लो, आईसी नहीं काटते हैं, मतलब इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो पूरा सा जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा लॉजिकल बात लिख लो। तो इसमें भी डायग्राम पहले बनाना, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो मैंने दो इंडिफरेंस कर्व को आपस में कटवाया है। तुमने देखा होगा दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, ए पर। ये वाला इंडिफरेंस कर्व 1 है और ये वाला इंडिफरेंस कर्व 2 है। यहां पर ले लेना 0, यहां पर y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस। ठीक है, और अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब मुझे ठीक से देना, क्योंकि इस तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए कि अगर अनादिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं और उसके बावजूद ही मैंने ये डायग्राम बना दिया है कि एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बताओ ये डायग्राम गलत होना चाहिए ना। एक तरफ तो हम टॉपिक कह रहे हैं कि अनादिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, और उसके बाद भी अगर हम डायग्राम बनाएंगे कि एक दूसरे को काटते हैं, तो ये डायग्राम हमें क्या साबित करना है, गलत। अगर हमने इस डायग्राम को गलत साबित कर दिया तो इसका मतलब ये बात सही साबित होगी ना कि एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, और अगर ये डायग्राम सही साबित हो गया इसका मतलब काटते हैं, है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम इस डायग्राम को गलत साबित कर देंगे। ठीक है, जो मैं कुछ एग्जांपल पूछूंगा वो मुझे बताना, रफली मुझे बताओ। तो मैं इस तरह का, मैं सिंपल से ज्योमेट्री का एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स में, अक्सर तुमने इस ज्योमेट्री को इस्तेमाल करा हो, बिल्कुल सिंपल है, सभी को समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ, अगर स्मॉल a b के बराबर है, स्मॉल a b के बराबर है, ठीक है, स्मॉल b 2 के बराबर है,
स्मॉल b की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कह दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दूं इक्वेशन नंबर 2, मैं ऐसा सिंपल गणित बता रहा हूं जो सभी को समझ में आएगा, चाहे आर्ट्स का हो चाहे कॉमर्स का। तो तुम ध्यान से देख सकते हो a b के बराबर है और b 2 के बराबर है। तो देखो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की अगर तुलना की जाएगी, तो मुझे बताओ ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना, b और b क्या है आपस में बराबर है, तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बताओ, ये वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा 2 के। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब दोनों की हम तुलना करेंगे, जब एक साइड बराबर है इनकी, तो ये वाली साइड और वो वाली साइड की आपस में क्या हो जाएगी बराबर। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ऐसा होना चाहिए ना, a की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। अब इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सी तुलना करनी थी हमें, a b के बराबर है और b की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो b और b तो बराबर है, तो a की वैल्यू कितनी निकल आई 2, मतलब यहाँ से a उठाया और वहां से 2 उठाया और a की वैल्यू कितनी बन गई 2। ये सिंपल सा लॉजिक था। अब जरा डायग्राम में देखो, मैंने ये बता रखा है, मैंने ये बताया है कि एक अनादिमान वक्र पर जितने भी बिंदु दर्शाए जाते हैं, एक अनादिमान वक्र पर जितने भी बिंदु दर्शाए जाते हैं, उन बिंदुओं से मिलने वाली संतुष्टि कैसी होती है एक जैसी, हमेशा बराबर होती है ना। अब जरा डायग्राम में देखो, मुझे बताओ a बिंदु और c बिंदु कौन से अनादिमान वक्र पर हैं, IC1 पर या IC2 पर। a बिंदु और c बिंदु तुम देख सकते हो, a बिंदु और c बिंदु इस वाले अनादिमान वक्र पर आ रहे हैं, ये देखो। अब मैंने तुम्हें बोल्ड कर दिया है, तुम देख सकते हो a और c दोनों बिंदु किस पर आ रहे हैं IC2 पर। तो देखो अगर ये दोनों बिंदु किसी एक ही अनादिमान वक्र के ऊपर आ रहे हैं, अगर ये दोनों बिंदु किसी एक ही अनादिमान वक्र पर आ रहे हैं, तो बताओ इनसे मिलने वाली संतुष्टि बराबर होनी चाहिए, मतलब a किसके बराबर होना चाहिए c के। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, a बिंदु किसके बराबर होना चाहिए c के। अब जरा फिर से देखो, इसको क्या देना इक्वेशन नंबर 1। अब जरा वापस आ जाओ, अब मुझे बताओ a और b कौन सा अनादिमान वक्र पर आ रहे हैं, IC1 पर या IC2 पर। तुम देख सकते हो, अब मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, इस बार मैंने कौन सा अनादिमान वक्र दर्शाया है IC1 ना। देखो a बिंदु और b बिंदु, ये दोनों बिंदु कौन से डिफरेंस कर्व पर आ रहे हैं 1 पर, और तुम्हें मालूम है एक ही अनादिमान वक्र पर आने वाले बिंदु हमेशा बराबर की संतुष्टि दिखाते हैं। देखो दोनों बिंदु एक ही अनादिमान वक्र पर आ रहे हैं, इसका मतलब इनसे संतुष्टि बराबर मिलेगी ना। तो a और b की संतुष्टि कैसी होनी चाहिए बराबर, a और b क्या होने चाहिए बराबर, ठीक है। अब देखो, अब इधर आ जाओ, डायग्राम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन की तुलना करूं, तो तुम देख सकते हो अभी अभी जो मैंने सिखाया था सिंपल मैथ्स, तुम देख सकते हो जब मैं दोनों का कंपैरिजन करूंगा, ये वाली साइड बराबर दिखाई दे रही है ना, इसमें ये भी a है और इसमें ये भी a है। जब ये वाली साइडें बराबर हैं, तो वो वाली साइड और ये वाली साइड भी कैसी हो जाएगी बराबर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दो इक्वेशन को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जब इन दो इक्वेशन की तुलना कर रहे हैं, तो a और a तो बराबर ही है। जब ये वाली टर्म बराबर है, तो वो वाली टर्म भी आपस में कैसी हो जाएगी बराबर। देखो मैथमेटिकली तो बराबर आ गई। अब इसका मतलब क्या वो समझो, इसका मतलब यही तो हुआ ना, b बिंदु से मिलने वाली संतुष्टि c बिंदु से मिलने वाली संतुष्टि के बराबर है। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा तो हमने मैथ्स इस्तेमाल कर लिया, बाकी का को इस्तेमाल करेंगे। देखो b बिंदु से मिलने वाली संतुष्टि c बिंदु से मिलने वाली संतुष्टि के क्या है बराबर। अब देखते हैं डायग्राम में क्या ये बात सही है। मुझे बताओ, जो b बिंदु है वो नीचे वाले अनादिमान वक्र पर आ रहा है, b बिंदु नीचे वाले अनादिमान वक्र पर आ रहा है और c बिंदु ऊंचे अनादिमान वक्र पर आ रहा है। तो मुझे बताओ, जो ऊंचा अनादिमान वक्र होता है वो हमेशा संतुष्टि का कैसा स्तर दर्शाता है। अभी अभी हम एक प्रॉपर्टी पीछे इससे पहले वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कराया ना, कि ऊंचा अनादिमान वक्र हमेशा अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। तो बताओ c से मिलने वाली संतुष्टि ज्यादा होनी चाहिए ना,
और बी से मिलने वाली संतुष्टि कम होनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर तो आंसर क्या आ रहा है कि बराबर है, तो या तो डायग्राम गलत था या फिर ये रिजल्ट गलत आ रहा है। ये रिजल्ट तो गलत हो नहीं सकता मैथमेटिक्स के हिसाब से, ये रिजल्ट तो हमारा गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब गलत क्या है हमारा डायग्राम। इसका मतलब दो अनादि मान वक्र एक दूसरे को काटते ही नहीं है, ये तो हमने बेमतलब में कटवा के शो करा था। इसका मतलब ये हुआ कि बी से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर सी के मुकाबले कम होगा, क्योंकि सी देखो एक ऐसा बिंदु है जो ऊंचे अनादिमान वक्र पर है इस समय, और बी एक ऐसा बिंदु है जो नीचे अनादिमान वक्र पर है। तो इससे मिलने वाली संतुष्टि बराबर कैसे हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती। तो ये रिजल्ट गलत है, ठीक है। तो देखो इस रिजल्ट को तुम जैसे डायग्राम बनाया इस साइड, उसी साइड तुम छोटा सा ये एक्सप्लेनेशन लिख लेना, टीचर को बताने की जरूरत नहीं, बस तुम यहाँ पे साइड में लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब इस डायग्राम के लिए तुम्हें एक्सप्लेन करना है नोट में फर्स्ट पॉइंट। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेना वीडियो पॉज करके।